नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामीक साहब मौजूद हैं। अमीक साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वतन समाचार का हमसे बात करने के लिए। अमीक साहब, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। माना यह जा रहा है कि नेक टू नेक सपा और भाजपा की फाइट है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनाव हमारी भारत की जो सेकुलर डेमोक्रेसी है उसका आखिरी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में अगर 2022 में ये जो गठबंधन है, अजीम गठबंधन जो बना है, अगर ये जीत नहीं हो पाती तो हम ये मानते हैं कि बहुत ही अंधेरे हमारे सामने हैं। लेकिन आज जब हम हमारे रहबर राष्ट्रपिता बापू को याद कर रहे हैं तो उनकी जो हत्या हुई थी आज के दिन, जिन विचारधारा के लोग कायर लोगों ने किए थे, तो आप जानते हैं कि बापू के गुजर जाने के बाद भी आज भी बापू और जब उनका जो सच है वो सच जिंदा है। इसलिए हम सब लोग, वो सभी लोग जो ये समझते हैं कि आइन और जमहूरियत की बका के लिए हम सबको लड़ाई लड़नी है, और इस अहद को लेकर हम लोग बीजेपी आरएसएस के सामने आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि ये 99% बनाम 1% की लड़ाई है। 1% वो लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, जिनकी उंगलियों पे बीजेपी आरएसएस नाच रही है। 99% वो लोग हैं जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, बेरोज़गार हैं, जो खुशहाली जिनके हक़ में नहीं है। हम लोग इस अहद के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। कल हमारी बीएसपी की प्रवक्ता से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि साहब 2012 तक हमने आरएसएस और भाजपा को यूपी में पनपने नहीं दिया, लेकिन अखिलेश जी सत्ता में आए और 5 सालों में भाजपा के लिए माहौल साजगार कर दिया। 2017 में भाजपा पूर्ण बहुमत से आ गई। देखिए, बीएसपी तो मैदान में है नहीं, और बीएसपी के जो भी लोग हैं आप जानते हैं कि वो आखिरी सांसें विधानसभाओं में, संसद में गिन रहे थे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो एक हार्डकोर बहुजन राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो वो पुराना सपना था जो पूरा नहीं हो पाया था, नेताजी और मान्यवर काशीराम का, हम लोगों ने अपनी नीतियाँ चेंज हुई, नई नई चीज़ें, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी यंगस्ट हैं और वो जानते हैं कि बहुजन क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं। तो आप सोचिए कि हमने उस गठबंधन में बीएसपी को, हमने जो सांसें आज चल रही हैं, वो हमारे इस आंदोलन को ज़िंदा रख करने के लिए समाजवादी पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बीजेपी आरएसएस से हमारा इख्तलाफ क्या है? बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं वो भी तो भारत के लोग हैं, लेकिन विचारधारा का इख्तलाफ है। आज पूरा प्रदेश टूट चुका है। विकास के जितने भी पैरामीटर इंडेक्स हैं वो नीचे आ चुका है। नीति आयोग कहती है कि जो हमारा स्वास्थ्य है, भारत का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ये जो मुख्यमंत्री आए थे, बाबा मुख्यमंत्री, जिस अहद के साथ आए थे, किसानों का अहद। देखिए, एक बात जमहूरियत में, अहमद साहब, आप बहुत संजीदगी की सियासत, आप सहाफ़त करते हैं कि जमहूरियत में जनता आप मौका देती है सबको। आपको, हमें भी मौका मिला था 12-17 में। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर पाए। हो सकता है कि बहुत सारी कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए होंगे, कुछ हमें कमियां रह गई होंगी, और लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को मौका दिया। बाबा मुख्यमंत्री अचानक वहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन इस 5 साल में बेकारी, बेरोज़गारी, गरीबी, मुफलिसी के सिवा इस प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बाबा मुख्यमंत्री ने जो किया होगा उनको 10 मार्च को नतीजे मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये, अमीर साहब, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, 91 का इतिहास आप याद करिए। बहुत अच्छी सरकार सपा की चल रही थी, नेताजी मुख्यमंत्री थे, अचानक इस्तीफा दे देते हैं, पीछे रामलहर चलती है। बेनी वर्मा ने खुद हमसे इंटरव्यू में कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने की जो पूरी भूमिका थी नेताजी ने तैयार की थी। इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? इलियास आदमी साहब की अभी एक किताब आई, उसमें सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया है कि नेताजी ही इसके जिम्मेदार थे। देखिए, आरोप लगाने का तो जमहूरियत में सबको हक होता है, लेकिन आरोप लगाने का उन ताकतों को बिल्कुल हक नहीं होता है जो खुद हैंड एंड ग्लव्स हों उन ताकतों के साथ। हम, आप बेनी बाबू हो या जिसकी भी बात कर रहे हैं, एक तो है आप क्या बोल रहे हैं, एक क्या है कि आपके कदम कहाँ जाते हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी लोग नहीं होते तो जो पिछड़े समाज के लोग हैं या हमारी अक़लियत हैं उत्तर प्रदेश के अंदर,
आज अगर उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पे खड़ी हुई है, अपनी ताकत पे खड़ी हुई है, बेशक इन कमज़ोर लोगों ने नेता हमारी समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो क्या चाहे शिक्षा में, चाहे रोज़गार में, 3-3 यूनिवर्सिटियाँ मुसलमानों से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं। इंटीग्रल पहले एक कॉलेज हुआ करता था। अहमद साहब, आप सच्चाई भी बताया करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, उस कैटेगरी में अभी आपका नाम आया नहीं है। और इंटीग्रल जो यूनिवर्सिटी थी वो पहले कॉलेज हुआ करता था। 2 कॉलेज को नेताजी ने उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, और उसको माइनॉरिटी स्टेटस का जो दर्जा था, जो मिलना चाहिए था, ये मुसलमानों की मांग थी, उनको बना के दिया गया। उसके बाद हमने फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत बड़े हीरो मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे, ये नेताजी का प्रोजेक्ट था, जो यूनिवर्सिटी आज़म खान साहब ने उनके सपनों की जो यूनिवर्सिटी है, तो नेताजी ने उसको बनाई। और ये कांग्रेस के लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जब आज़म खान साहब और माननीय नेताजी गए, जो उस वक्त के BL जोशी गवर्नर थे, आपको मालूम उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आज़म, तुम यूनिवर्सिटी क्यों चाहते हो? तुम चाहते हो यूनिवर्सिटी रामपुर में बने और उनकी जो सरहद, उसकी जो सुरंग है वो पाकिस्तान में खुले, सरहद पार खुले। ये सुन के आज़म खान साहब ज़ारो क़तार हो रहे थे कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। यही तो मैं चाहता हूँ कि 50% मुसलमान पड़ जाएंगे, 50% दूसरे जो कमज़ोर तबके हैं वो पड़ जाएंगे। यही कांग्रेस थी, यही BL जोशी थे। तो ये जो सोच है, मतलब आप ख्याल में आके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आके आपको तो किसी को कह सकते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि BJP RSS आज जिंदा है तो कांग्रेस की वजह से जिंदा है। लेकिन असेंबली के पटल पे नेताजी ने ये बयान तो अंदर रिकॉर्ड दिया था ना कि गोली हमने नहीं चलवाई थी, सरपसंद अनासिर ने चलवाई थी, उसकी हम जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। नहीं तो जो गोली जो चली थी, FIR किसके खिलाफ हुई? किसके खिलाफ FIR हुई? और वो राजधर्म का पालन था जो कुछ हुआ था। तो हम पूछ रहे हैं कि वो कांग्रेस या वो सभी ताकतें जो शिलान्यास के जिम्मेदार हैं, जो शहादत के जिम्मेदार हैं, वो तो राजधर्म का पालन हुआ, गोली चली। हम तो कह रहे हैं कि कहीं किसी और तबके मजहब से भी जुड़ी हुई बात होती, गोली चलना कोई अच्छी बात तो नहीं है, नागरिक हैं। लेकिन जिस माहौल पे चीज़ों को ले जाके छोड़ा गया था, संविधान का जो फर्ज था वो उस वक्त स्टेट ने निभाया। आपने आज़म खान साहब की बात की, माइनॉरिटीज़ की बात की, मुसलमानों की बात की। मार्केट में एक प्रचार सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि साहब आज़म खान साहब की हैकड़ी को दबाने के लिए अखिलेश यादव साहब उनके फेवर में नहीं खड़े हुए, क्योंकि आज़म खान ही अकेले नेता थे जिनको अखिलेश को नमस्कार करना पड़ता था। माननीय अखिलेश यादव जी अपने बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, अपने वालिद की तरह ही वो आज़म साहब को भी इज्जत करते हैं। और ये सभी जानते हैं कि पूरे देश में आप हमें एक लीडर बताइए जो आज़म खान साहब के कद का हो। कांग्रेस में बताइए आप हमें। मुख्यमंत्री भी रहे गुलाम नबी आज़ाद साहब, अहमद साहब मरहूम भी रहे, सभी जानते हैं कि उन लोगों की क्या सिचुएशन, क्या हालत नहीं। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी ने जो पॉलिटिक्स पैदा की, उस पॉलिटिक्स में हमारे आज़म खान साहब पार्टनर रहे। जो भी नीतियां बनी, आपको मालूम है कि जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, आप तो बहुत मतलब पढ़ते लिखते हैं, और रघुनाथ मिश्रा का कमीशन का रिपोर्ट आया, तो उसमें एक बात बहुत छनी हुई थी कि मुसलमानों की जो हालत है वो तो सबको पता है, लेकिन जो बेटियां हैं मुसलमानों की, वो 11th-12th में पढ़ाई छोड़ देती हैं, वजह गरीबी और मुफलिसी है। तो उस वक्त 11वीं और 12वीं की बच्चियों के लिए 20-20 हज़ार रुपये का जो स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया गया, वो आज़म खान साहब की देन थी। आज़म साहब ने कहा कि हमें एक यूनिवर्सिटी बनानी है, फ्रीडम स्ट्रगल के हमारे जो हीरो हैं उनके नाम पे। तो क्या आपको लगता है कि कोई छोटी यूनिवर्सिटी है? 10,000 करोड़ की यूनिवर्सिटी है। नहीं, आपने कहा कि अखिलेश बाबू जो है अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, आज़म खान साहब का सम्मान करते हैं। मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि उन्होंने 11 नामों की सूची भेजी थी, जिसे अखिलेश यादव जी ने रिजेक्ट कर दिया। वैसे साहब उसको मुद्दा भी बना रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो लोग हैं, मैं जानता हूँ कि वो आज़म साहब के मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जब आज़म साहब बाहर थे, जब आज़म साहब एकदम बिल्कुल इक़्तिदार में थे, यही लोग उनकी मुखालफत करते थे। बेसिकली इनकी जो नफ़रत है वो ये है कि किसी तरह से समाजवादी लोग कमज़ोर हों और कोई और आए जिनके लिए कैंपेनिंग चल रही है। बट जो अभी का सिचुएशन है मोहम्मद अहमद साहब,
हम 40 साल पहले की बात करके आज कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। हम ये कहेंगे कि भाई गुजरात में जो कुछ हुआ कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि यूपीए 1 में कांग्रेस थी, यूपीए 2 में कांग्रेस थी। आप चाहते तो इनको आप जेल में सड़ा सकते थे, आपने नहीं किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम जहाँ पहुँचे हुए हैं, हम गलतियों से कुछ सीख कर हम अपने प्रदेश को, देश को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। आगे ले जाने की बात यह है कि हमारा जो मुल्क है, अगर हम उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर हो जाता है तो हमारे सेकुलर आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भविष्य है। तो इसलिए आज बीजेपी, आज समाजवादी पार्टी ने, आरएलडी ने मिलके उत्तर प्रदेश में हमने जो इलाकाई ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जो मोस्ट बैकवर्ड के बीच में काम करते हैं, जो ओबीसी के बीच में काम करते हैं, हमने सोचा कि एक बड़ा सा अलायंस बना के बीजेपी आरएसएस को हमें उत्तर प्रदेश में हटाना है और इसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन आपने कहा कोई कीमत चुकाने को तैयार है, अच्छी बात है, लेकिन आपके उस अलायंस में ना पीस पार्टी है, ना उलेमा काउंसिल है, ना ओवैसी साहब की पार्टी है, कोई पार्टी तो होती। देखिए, आप जिन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी मतलब अकेली वाहिद पार्टी है भारत के अंदर। जब से वो बनी है उत्तर प्रदेश में, अगर आप 18% की आबादी मान लें तो 18% का टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं और 18% के तनासुब से हमारे विधायकों की रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे मेरा प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी पे मेरा काम है, तो मैंने भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं आज़ादी के बाद बनी हैं, उनकी मैंने एक रिपोर्ट्स निकाल के मैंने, मेरा कॉलम जो है वो इनकलाब में बम्बई के छपा था हाफ पेज में। तो उस वो रिपोर्ट या रिसर्च हमें ये बताती है कि जो 12-17 का जो हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार, 49 MLA तो अकेले मुसलमान कांग्रेस के थे। लेकिन उसी सरकार में 50,000 मुसलमानों का प्लान भी हुआ, सैकड़ों मुसलमान मारे भी गए, उत्तर प्रदेश में नफरत की बीज बोई गई। मैं आपसे बात पूरी कह दूं तो मैं कह रहा हूं कि 12-17 में सबसे ज़्यादा हर धर्म जातियों की तरह ही मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन 18% थे। 68 MLA टोटल थे, कांग्रेस बीएसपी सबको मिला के। लेकिन वो जो 18% का रिप्रेजेंटेशन था आज 3% भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो मुसलमानों को बाकी वोट्स भी मिल जाते हैं। मतलब 48 में 35 ऐसी सीटें हैं जो बगैर यादव के, बगैर राजभर के, बगैर निषाद के आप MLA नहीं हो सकते, कोई भी मुसलमान, आपको अदर्स वोट चाहिए। तो इसका मतलब ये कि आपको, जब तक आप सेकुलर सोशलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आपका रिप्रेजेंटेशन विधानसभाओं में नहीं बन सकता।